हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपना जो अभी हमारे संविधान का निर्माण का आगे का चल रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। ठीक है, तो उसमें क्या कैसे उनको कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, देन कितने उसके बाद कड़े संघर्षों के बाद उनको आज़ादी मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमने नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा। अब यदि आते हैं तो वहाँ पे हमें एक वर्ड देखने को मिला था कि रंगभेद। ठीक है, और जिसके कारण उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया था गोरों के द्वारा। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रंगभेद क्या है, देन इसके खिलाफ क्या क्या संघर्ष किए गए थे। तो होता क्या है कि रंगभेद जो होता है नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी। ठीक है, यानी कि यूरोपीय जो गोरे लोग थे वो क्या किए थे कि उन्होंने ही ये सारी चीज़ें उन पे मतलब कि रंग-भेद का पहले तो वो ठीक था, अपनी लाइफ जैसे भी जी रहे थे तो जी रहे थे। ठीक है, जैसे यदि हम इंडिया की बात करें तो हम सभी मतलब यदि आज़ादी के पहले यदि हम बात करें मतलब मुगल काल, जो भी मुगल सत्ता थी तो वहाँ भी विदेशियों ने ही आक्रमण किया था, तभी यहाँ पे ये जो दिल्ली सल्तनत मुगल काल हम पढ़ते हैं तो वो आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये था कि आते तो वो भी हैं, वो इंडिया के नहीं थे। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मेडिएवल हिस्ट्री, वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो मोहम्मद गौरी है और महमूद गजनवी है, ये सब यहाँ के नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं हालांकि ये लोग, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर मतलब यहाँ की चीज़ों को कहीं दूसरी जगह नहीं ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ की चीज़ों का यहीं पे आविष्कार कर देते हैं। तो इससे क्या है कि चलिए ठीक है, आप आए हो, यहाँ ही रह रहे हो, मतलब यहाँ की जो भी डेवलपमेंट है, आप जो भी अच्छा गंदा कर पा रहे हो वो कर रहे हो। लेकिन यूरोपीय लोगों का क्या मतलब, उनकी जो ये दिमाग चलता था थोड़ा उनका एक्स्ट्रा चलता था। यानी वो आते यहाँ थे, खाते यहाँ थे और सताते यहाँ के लोगों को थे, लेकिन यहाँ की जो अच्छी चीज़ें थी वो क्या करते थे, विदेश अपने देश ले जाते थे। और वहाँ जब यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाएंगे और वहाँ से क्या करते थे, वहाँ से उनका मैन्युफैक्चर का बढ़िया अच्छा खासा सिस्टम था, वहाँ से वो उसको पूरा एकदम से लास्ट जो हमारा मटेरियल बनता है कोई भी चीज़ का, तो उसको बना के लाते थे और यहाँ अच्छी खासी ऊंची कीमतों में बेचते थे। ठीक है, यानी कि यहीं का ले गए और यहीं आके हम पे राज कर रहे हैं, यहीं आके हम पे वही चीज़ का 2 गुना रेट लगा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि यानी जो भी यूरोपीय लोग थे, तो हमको मध्यकाल में भी विदेशी आते हैं, बट उतना हमें तकलीफ नहीं दिए जितना कि हाँ ये है कि तकलीफ तो दिए, जैसे वो अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, मतलब ये थोड़ा एक महान टाइप का दिखना चाहते थे वो लोग, लेकिन अंग्रेज तो महान से भी महान दिखना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी व्यवस्था अपनाई, और ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम तो आप सुने ही होंगे, जो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था कि यहाँ से सारा चीज़ें जो है वो ले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ हमारी इंडिया अकेले ऐसी कंट्री नहीं थी, बहुत से विश्व की कंट्रियां थी जहां ये लोग गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि रंग भेद भी इन्हीं लोगों ने पैदा किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह, यानी कि जो आती है यूरोप की कंपनी, और दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह क्या किया, हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे भारत को। यानी कि जैसे कि भारत की आप हिस्ट्री इंडिया की पढ़ते हो, वहाँ पे आप देखते हो किस तरह से आते हैं, और उसके बाद वो आके बस यहाँ एक मेहमान नवाजी के लिए, और कोई भी अपने इंडिया में आता है उसकी अच्छी खासी स्वागत की जाती है। ठीक है, वास्को डी गामा जी जब आते हैं, पहले यूरोपी वही थे। हालांकि एक यदि हम बात करें तो कोलंबस, ठीक है, कोलंबस को भी भारत के लिए ही भेजा गया था, बट होता क्या है कि अब ये लोग आते थे समुद्री मार्ग से, और समुद्र में हवाएं चलती रहती, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक है, लहरों के कारण ही आपको यदि पता हो तो आना जाना थोड़ा सुगम भी होता है, और कहीं ना कहीं उनकी जान भी चली जाती है। तो जब वास्को डी गामा जी यहाँ आ रहे थे, सॉरी कोलंबस, तो कोलंबस इंडिया ना आके भारत सॉरी अमेरिका पहुँच गए थे।
ठीक है। और अमेरिका को उन्होंने रेड इंडियन, जो वहाँ के लोग रहते थे, रेड इंडियन नाम दिया था कि यहाँ के ये जो लोग हैं रेड इंडियन, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं जाना था कि ये अमेरिका, क्योंकि उनको भेजा गया था इंडिया के लिए। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि कभी कभी बात की जाती है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। तो ऐसा नहीं है, भारत कहीं गुमा हुआ कोई कंट्री नहीं है जिसकी खोज वास्को डी गामा ने की है। हाँ, ये है कि मतलब वास्को डी गामा के आने के बाद जो भी भारत का अस्तित्व में आना, कि हाँ भारत में भी इतनी सारी सब कुछ सभ्यताएं हैं, थोड़ा जो भी अलग अलग कंट्रियां जो थी, तो कहीं ना कहीं जानने पहचानने लगी थी, क्योंकि एक देश से जब दूसरे देश में रिलेशन बनते हैं कि आना जाना यदि है, तो ऐसे तो नहीं था कि सभी अंग्रेज बिल्कुल ही मतलब खराब थे। कुछ अंग्रेज भी थे जो कि काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छा काम भी था उनका। तो ऐसा तो नहीं था, कुछ अंग्रेज यहीं रह गए, वैवाहिक संबंध भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मतलब भारत का धीरे धीरे क्या होने लगा कि हर एक जगह पे, ठीक है, अभी हमारा घर है कोई नहीं जानता है, बट कोई एक इंसान आता है, वो दूसरी जगह से आता है, जाता है वहाँ पे, बताता है कि ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं और इतना अच्छा अच्छा चीज़ें यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो हालांकि यूरोपीय लोगों का पूरा क्या था, पूरे विश्व में ही उनको विजय प्राप्त करना था, ठीक है। तो वो इंडिया के लिए जब कोलंबस आते हैं, तो कोलंबस के बाद जब वो अमेरिका पहुंचते हैं, तो वहाँ मतलब समुद्री लहरें जो होती हैं वो कुछ इधर आने की वजह इधर चली गई, ठीक है। जब इधर चली गई तो आपको पता है कि इधर अमेरिका है और बीच में आपको पता है किसी है, और यहाँ यूरोप है, यूरोप से यहाँ से ये लोग आ रहे थे, ठीक है। यहाँ यदि अफ्रीका में आते हैं, केप आप गुड होप से होके वास्को डी गामा, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो काफ़ी बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। वहाँ से वास्को डी गामा जाते हैं और केरल पहुँचते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा लिखा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का केरल पहुंचने पर स्वागत किसने किया था। तो वहाँ के राजा जमोरिन नाम के थे, उन्होंने उनका अच्छा खासा स्वागत खातिरदारी की थी, क्योंकि हमारे इंडिया का ये कल्चर है, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप कहीं का भी ले लीजिए, कोई आता है तो उसकी अच्छी से स्वागत की जाती है, ठीक है, की गई। अब क्या पता था कि हम जिस मेहमान की आज इतनी स्वागत कर रहे हैं, वो मेहमान कल हमको ही हमारे घर से निकाल देगा, और हुआ वही, ठीक है। हर एक कंट्री में, मैं आपको इंडिया के ही, आप यदि मैं इसलिए इंडिया के एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, तो यहाँ पे आप वर्ल्ड की बस इतना ही कंपेयर करिए कि जैसे हमारे इंडिया में किए तो जाने वाले उसी देश के थे, यूरोप के ही थे, ठीक है। तो वहाँ भी उन्होंने उतना ही हंगामा मचाया जितना जिस तरीके से उनको बन सकता था। यहाँ पे उन्होंने रंग भेद का तो नहीं कर पाया इंडिया में, लेकिन आपको पता हो कि जाति के आधार पर उन्होंने कितना कुछ बांट दिया था, ठीक है। इलेक्शन वगैरह पहले जाति के आधार पर नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जाति के आधार पर इलेक्शन करवाने लगे। जाति के आधार पर बंगाल विभाजन जब हुआ था, हिंदू मुस्लिम के ही आधार पे हुआ था, ठीक है। यानी कि वोट डालो राज्य करो, किसी तरीके से कि इनमें क्या हो कि कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न हो, और जब भेदभाव उत्पन्न होगा तो शक्ति ऑब्वियस है घटेगी, क्योंकि जब हम एक हैं तो हम किसी को भी गिरा सकते, लेकिन जब हम अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं, हमें अपने भाई पे भरोसा नहीं, भाई को अपनी बहन पे भरोसा नहीं है, बहन को अपनी माँ पे भरोसा नहीं है, तो उस टाइम पे कोई भी विदेशी आके हमको बहुत ही आसानी से, उसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमारा घर तोड़ने में, ठीक है। क्योंकि हम अलग अलग हैं, हम अपने भाई पे भरोसा नहीं करते, लेकिन हम उस व्यक्ति पे भरोसा करते जो यहाँ का है ही नहीं। और यही हुआ इंडिया में भी, इंडिया के हर एक कंट्री में, और वो लोग पहले लॉलीपॉप दिए और लॉलीपॉप देने के बाद फिर मुंह से छीन लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। खैर ये हिस्ट्री का है, आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। हम यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपकी समझ डेवलप करने के लिए ये बताना ज़रूरी था। अब यदि हम बात करते हैं, पर क्या था कि भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए, और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका में मैंने अभी आपको बताया कि केप ऑफ गुड होप से जब वो आते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो आपका केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका वाला रीजन है। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप ही है जहाँ से वास्को डी गामा भी इधर से आके इधर केरल आते हैं, ठीक है। तो इसमें आके जो लोग थे, काफ़ी ज़्यादा लोग यहीं पे सोचे कि चलो यहीं पे बस जाया जाता है, और यहीं पे वो लोग बस जाते हैं, और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। यानी कि जो गांव की या जो भी ग्राम पंचायतें थी, उनकी जो स्थानीय शासन थी, उनको क्या करते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं।
रंग भेद, तो इसमें क्या होता है कि रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है, ठीक है, और उन्हें अश्वेत कहा जाता है, यानी आबादी में उनका हिस्सा कितना है, 3/4 है, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है, रंग भेद के कारण अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से आए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है। यानी कि जो गोरे शासक थे, आपको पता होगा कि गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। वहाँ उन्हें रंग भेद का सामना अच्छा खासा करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा। आप यदि गांधी जी की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखेगा, समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि वहाँ भी अफ्रीका में उनका शायद पहला आंदोलन आप कह सकते हो, यदि हम बात करें पहले की। हालांकि इंडिया में उनका चंपारण पहला है, बट यदि हम अफ्रीका में भी वो कर चुके थे, यही रंग भेद की वजह से ही किए थे, ठीक है, क्योंकि उनको भी सामना करना पड़ा था इसका। उन्हें फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा था। देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उनको परेशान करती थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने और बसने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। जैसे यहाँ हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं कि इंडिया में क्या था कि जब भी जो भी ब्राह्मण वर्ग के थे, जो भी क्षत्रिय वर्ग के थे, दैट मीन्स जो अपने आप को बहुत महान समझते थे, तो वो क्या करते थे कि जो कि शूद्र वर्ग के हो गए, या कोई ऐसे वर्ग के हैं जो कि उनको मतलब वो उनको अछूत मानते थे, तो गांव तक में नहीं घुसने देते थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है कि ये लोग क्या करते थे, अश्वेतों को, यानी कि जिनका रंग गोरा नहीं है, उनको वो अपने ग्राम में जो भी उनकी स्थानीय सभा थी वहाँ पे वो नहीं घुसने की इजाज़त देते थे। और यदि इजाज़त मिलती भी थी तो परमिट होने पर भी, मतलब परमिट लेना पड़ता था, और वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे बिना परमिट के, यानी परमिशन के बिना वो काम नहीं कर सकते थे। रेल गाड़ी, यानी कि जो रेलगाड़ी है, बस है, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह और समुद्र तट और तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि गोरे और कालों में सब कुछ एकदम से अलग अलग से इंतजाम किए गए थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह, तो क्या उन्हें गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे, यानी कि क्या हुआ था कि जो काले लोग थे, तो गोरों के लिए आरक्षित जगह, तो क्या, यानी कि जो गोरों के लिए रिजर्व प्लेस होता था, वहाँ पे तो वो जाना दूर की बात है। गिरजाघर यानी कि भगवान का घर है वो, ठीक है, जो भी अपने जिस भगवान को मानते हैं, जो भी जिनकी जिसमें आस्था होती है, तो वहाँ पे गिरजाघर में वो जाना चाहते थे, बट उनको वहाँ पे भी जाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। अब लो यहाँ पे ना तो यूनियन बना सकते थे और ना ही भेदभाव कर सकते थे, यानी कि जो भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई विरोध कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचिए कि कोई एक दो व्यक्ति, ऐसा तो नहीं था पूरा यूरोप उठ के चला आया था, यहाँ पे कुछ ही व्यक्ति थे, 3/4 व्यक्ति अफ्रीका के ही थे, फिर भी वहाँ पे वो उनकी गुलामी सहने को मजबूर थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे, ठीक है। माइंड से ना, उनका माइंड इतना डेवलप था कि वो ऐसे आपको मतलब क्या बोले कि चलिए ठीक है, आपको यदि मार भी दिए ना, तो आप उसको दो चाटा मार भी लोगे, तो यदि उनका काम कहीं पे बन रहा है तो वो खुद ही सॉरी बोल देंगे आपसे। आप नहीं मारा, आपसे ही बोल देंगे भैया भाई सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपको वो जो सॉरी बोल रहे हैं, उस सॉरी का इतना बड़ा आपको उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा कि आप खुद नहीं सोच सकते थे। और ये अंग्रेज की पॉलिसी थी
कि जिसका खाते थे उसकी पीठ में ही छुरा भोंकते थे। आप देखोगे एक झांसी की रानी का सीरियल आता था, आप वहाँ पे देखोगे कि मतलब काफ़ी कुछ उसमें दिखाया गया है, समझाया गया है कि अंग्रेज कैसे मतलब अपना काम करवाते थे। दिन लगता था ना कि मतलब जो भी आप देखोगे महल के कई सारे लोग ऐसे होते थे कि जो कि अंग्रेज से खुद ही मिले हुए होते थे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने अकेले ही आके यहाँ पे राज किया है, उनकी कोई गलती नहीं है। हम यदि बात करें तो उस टाइम के इंसान जो थे, उस टाइम के जो भी भारतीय थे, अदर कंट्री वाले थे, थोड़ा क्या है कि एक तो मेहमान नवाज़ी कि हमारे घर आया क्या करेगा। दूसरी बात ये हो गई कि वो जो भी थोड़ा बहुत चलिए ठीक है, रंग भी अच्छा ठीक-ठाक है और वो कहते हैं ना जो दिखता वही बिकता है, तो ठीक है उनका भी एक अलग ही रहता था। और उसके बाद क्या था थोड़ा इंग्लिश भी बोल लेते थे, तो यहाँ के लोग एक तो समझ नहीं पाते थे, जो समझ पाते थे तो उनसे ही मिल जाते थे, ठीक है? उनको थोड़ा बहुत जो भी दे दिए, यहाँ का लेके यहीं पे ही और उसके बाद इनसे ही काम कराते थे। यहाँ के लोगों का मतलब अपने लोगों के विरुद्ध ही भड़काते थे और उसके बाद इनको ही छुरा चाकू भोंक के टाइम से साइड निकाल देते थे जब इनको ये पता चलता था कि ये इंसान अब हमारी बगावत करने वाला है। तो उसको क्या करते थे? लुढ़का देते थे, ठीक है? अपने रास्ते से हटा देते थे हमेशा के लिए और यही इनकी पॉलिसी थी और इसी वजह से इनमें कोई दया, प्रेम ये सब कुछ नहीं था इनके अंदर। बस इनका ये था हमारा बिज़नेस अच्छा खासा चलना चाहिए। हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमारा पूरा होना चाहिए और बढ़िया जब हम अपने देश जाएँ तो बढ़िया एकदम से नवाबों जैसे अपना जीवन बिताएँ, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है इनको यहाँ तक हम बात कर लिए कि ना तो यूनियन बना सकते थे, ना तो विरोध कर सकते थे और 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग-भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। यानी कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, उस टाइम अफ्रीका में क्या हो रहा था? अभी वहाँ संघर्ष चल रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी 1950 तक में थोड़ा उनका दिमाग डेवलप हुआ कि हर कंट्री आज़ाद हो रही है इनकी गुलामों से, तो हम इतने ज़्यादा जनसंख्या में हैं, ये 2-4 लोग हमारा क्या उखाड़ लेंगे, हम इनसे विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग-भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। भारतीय मूल का मतलब मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ और जिसको पता ना हो तो भारतीय मूल का मतलब ये है कि आपके वंशज में से कोई इंडिया का हो और वहाँ जाके वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया। वंशज का मतलब कि आपके दादी, परदादी, दबब्बा जो भी रहे हो, पापा, तो यहाँ से वो इंडिया के हों और किसी भी देश में जाके क्या कर लिए हों, वहाँ की नागरिकता लेके वहीं पे ही हमेशा के लिए बस गए हों, तो उन्हें हम यही कहेंगे कि भारतीय मूल के नागरिक हैं। भारतीय नागरिक नहीं, भारतीय मूल के नागरिक हैं, ठीक है? जैसे अफ्रीका का कोई व्यक्ति आता है, यहाँ पे रह जाता है, अब उसके जो भी बच्चे होते हैं वो यहीं जन्म लिए, यही सब कुछ उनका हुआ, यहीं रह जाते हैं, हम कहेंगे ये अफ्रीकन मूल का नागरिक है, ठीक है? तो यहाँ पे और हमेशा करंट अफेयर वगैरह में देखने को मिलता रहता है आपको कि भारतीय मूल के नागरिक कोई भी महिला या कोई भी जो भी अभी जो भी अमेरिका का चुनाव हुआ, उसमें यदि हम उप सचिव शायद उपराष्ट्रपति ऐसे कुछ है, तो वहाँ की भारतीय मूल की महिला को ही बनाया गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे भारतीय मूल का महिला या भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि रंग-भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, तो वो ना तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक इंसान गोरा ही है, ना तो ऐसा कह सकते हैं कि भारत में रहने वाला हर एक इंसान काला ही है, ना तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम से बहुत ही गोरा है या बहुत ही काला, मिक्स भी है कि चलो ठीक है सांवला है थोड़ा-सा। तो यहाँ पे और एक राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी का स्टेटमेंट भी था कि घोड़े हमेशा एक रंग के नहीं होते, गधे हमेशा एक रंग के होते हैं, बट घोड़े हमेशा कई रंग के होते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने एक बार उनसे कुछ ऐसे बहस चल रही थी, तो उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया था, जो राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी है, कि गधे हमेशा एक जैसे होते हैं। दैट मीन्स जो यूरोपीय थे उनको उनका कहने का मतलब था डायरेक्ट ना कह के कि तुम सब गधे हो, तो तुम्हारा रंग एक जैसे है और यही रंग भेद के उसमें ही था। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम सब गधे हो, एक जैसे हो, लेकिन हम क्या हैं? घोड़े हैं, ठीक है? घोड़े इन द सेंस कि मतलब घोड़े बहुत होनहार होते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो हम घोड़े हमेशा एक रंग के नहीं होते, मतलब कई रंग के होते हैं।
ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि जब भी कोई बात हो रही है तो किसी को कहना है तो ऐसे बोल दो आप कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, मतलब टूटे की हम कहावत कह रहे हैं, और उनको समझ में भी आ जाए कि मतलब कहा किसको जा रहा कि तुम गधे हो, मतलब गधे जैसे हो, जो कि एक ही जैसे हो, सब गोरे के गोरे हो, लेकिन हम घोड़े हैं जो कि अलग अलग है। इसमें कोई रंग भेद वाला बात ही नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि मतलब ये लोग संघर्ष करते हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के जो भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। ठीक है। तले क्या होते हैं कि झंडे, ठीक है, झंडे है। तो कांग्रेस के झंडे के तले एकजुट होकर क्या करते हैं, एकजुट हुए, और इसमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी, और अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोगों, मतलब जो भी गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ समझदार, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं था कि हम हर एक व्यक्ति को कह सकते हैं कि जितने भी अंग्रेज आए तो सबका एक ही पर्पज था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ मतलब अंग्रेज ऐसे भी थे जिनमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई थी, यानी कि वो लोगों की भावनाओं को समझते थे कि चलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, इनके देश में रह रहे हैं, इनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, इनके खिलाफ जो भी उल्टा सीधा हो रहा हो उसमें हमें आवाज़ उठानी चाहिए या कि शामिल होना चाहिए, और कुछ शामिल हुए भी थे। और यही अफ्रीका बस में नहीं, अपने इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था। आप एक लगान पिक्चर आती है, मतलब मूवी है, उसको आप देखेंगे, आमिर खान जी की है। ठीक है। आप जब उस मूवी को देखेंगे, जो क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ये अंग्रेज होते हैं कभी सीधे, मतलब इनका सीधा तो रहता नहीं था, साम दाम दंड भेद किसी तरह हो, चिट्ठी पर टपना ही होना चाहिए। मतलब दोनों ही सिक्के के पहलू जो होते हैं वो दोनों ही अपने होने चाहिए, बस इनका एक ही विचार रहता था। अब वो कैसे होगा कि हमको चाहे पैसा दे के करना पड़े, चाहे हमको मार के करना पड़े, चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आए सिक्के के पहलू हमारे ही पक्ष में। और ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा, जो भी यदि उनकी इतना सब कुछ रह गए इतने सालों तक, तो सिर्फ इसी रणनीति की वजह से वो रह जाते हैं। ठीक है। तो जब आप लगान मूवी देखोगे, वहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से जब क्रिकेट होता है तो उसमें मतलब कितना ज़्यादा उन लोगों को कभी बाल इधर, कभी बॉल इधर, कभी कुछ, मतलब सीधे तरीके से नहीं करते। हाँ, लेकिन एक उसमें जो भी अंग्रेज था उसकी बहन थी एक, वो थी इंग्लैंडियन ही। ठीक है। मतलब वो भी यूरोप से ही आई थी, उसकी बहन थी, लेकिन उस लड़की ने, वहाँ पे दिखाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन लोगों की हेल्प की, क्योंकि इंडियन लोगों को गुल्ली डंडा के अलावा ये क्रिकेट उकेट पता ही नहीं था। आपको पता हो कि इंग्लैंड वाले ही यहाँ पे क्रिकेट की शुरुआत की है। तो यहाँ पे जब क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंडियन लोगों के द्वारा ही किया, क्योंकि वो उनका खेल था। ठीक है। और जब चैलेंज लगता है कि आप खेल नहीं पाओगे, तो ये इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, भई हम चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत ही माहिर है कि हम खेल ही लेंगे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे खेलें। ठीक है। तो फिर उस लड़की ने बताया था कि क्रिकेट में क्या क्या होता है, कैसे खेला जाता है, कैसे आपको खेलना चाहिए, मतलब क्या उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, किस तरीके से बॉल फेंकी जाती है, कैसे बैट पकड़ा जाता है, कैसे विकेट लिया जाता है, वो सारी चीज़ें उस लड़की ने बताया। ठीक है। लेकिन वो कौन थी, अब हम कह देते कि वो इंग्लैंड से आई हुई थी, तो वो ऐसा कर रही थी, मतलब कि उसको भी वही करना चाहिए जो उसके भाई कर रहे थे, जो और लोग कर रहे थे, लेकिन वो चोरी चोरी से आके कर रही थी ये सब। ठीक है। यानी कि उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इंसानियत होती है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं लाए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या किए कि अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। यानी कि फिर भी जो भी गोरी चमड़ी वाले थे
वो क्या किए, और उनके पास एक तो उनके जो भी विजय का कारण था, मतलब हमेशा बिजी हो जाते थे, तो उनके पास आधुनिक हथियार थे, जैसे पिस्टल वगैरह उनके पास थी, जो कि यहाँ पे हम लोग धनुष बाण और ये तलवार वगैरह थे यहाँ पे, ठीक है। तो हमको अब हमारे पास यदि तलवार है तो उसके पास ही जाके यदि हम आपको मार, सपोज दैट किसी को हमको मारना है, ठीक है, तो ये व्यक्ति खड़ा है और इसके हाथ में तलवार है, इसको मारना है। अब ये जब इसके पास जाएगा तभी इसको मार सकता है, तलवार फेंक के मारेगा तो क्या पता निशाना लगे कि नहीं लगे। अब यहाँ पे जब इसको मारने जाएगा, ये इसके पास ही जाएगा, ठीक है, लेकिन इनके पास क्या होता था, पिस्टल होती थी, जो बंदूकें होती थी, तो ये दूर से ही मतलब देख के निशाना लगा देते थे, टपका देते थे पहले कि आप हमारे पास आ ही नहीं पाओगे, ठीक है। और जो भी धनुष बाण हमारे यहाँ के थे, तो उतना मतलब कहाँ बंदूक और कहाँ ये सब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि आप जो भी बोलोगे हम उनको सबको ठिकाने लगा देंगे, और यही होता था, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं इनके जो भी विजय के कारण है, आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों था कि अंग्रेज मतलब हमेशा जीत ही जाते थे, किसी को भी परेशान करते थे, किसी को भी मार देते थे, क्योंकि वही था उनका, छुपे हैं पहाड़ियों में, छुपे हैं, कोई निकल रहा बंदूक से टपका दिए। अब यहाँ बढ़िया घोड़े में तन-तनाए हुए जा रहे हैं कि हम जाके आज उसको मार के गिरा ही देंगे, लेकिन तुम पहुँच ही नहीं पाए, वो तो पहले ही मार के तुमको गिरा दिए, ठीक है। और यही उनकी रणनीति उनको इतने वर्षों तक, मतलब यदि हम बात करें अपने इंडिया की ही, तो करीब 190 या 200 वर्षों तक वो यहीं पे ही राज किए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि अदर कंट्रियों में मतलब सब जगह क्या कंडीशन रही होगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि खुद से करें और खुद से सीखें, यानी कि नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों का एक पोस्टर बनाएं, और अगर उनकी आत्मकथा द लॉग वॉक टू फ्रीडम, इसको आप नाम याद कर लीजिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ, द लॉग वॉक टू फ्रीडम, उपलब्ध हो तो कक्षा में उसके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। यानी कि नेल्सन मंडेला जी जो हैं, तो इनके बारे में आप, इनके काफ़ी ठार जो भी इनकी अच्छे अच्छे विचार होते हैं, वो आप यदि आंसर ऐसे लिख रहे हो वहाँ पे भी पुट करने के लिए काम आते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे विचार दिए इन्होंने। और आपका एथिक्स का जो पेपर होता है, तो विचारकों के बारे में आपकी एक यूनिट है, तो उसमें मतलब जो भी सुधारक थे, विचारक थे, उनके बारे में उनका स्टेटमेंट दे दिया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, जैसे मैं महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट दे दिया गया, या और भी नेहरू जी का स्टेटमेंट दे दिया गया कि ऐसा ऐसा था, ऐसे का क्या मतलब होगा, आपको पूरा उसका आंसर 150 से 200 वर्डों में लिखना होता है। तो आप क्या करेंगे कि इनकी आत्मकथा के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूर कोशिश करिएगा, सर्च करिएगा नेल्सन मंडेला के बारे में, और थोड़ा जानने की उसके बारे में कोशिश करिएगा क्या क्या है, ठीक है। ये आपके लिए ही प्लस पॉइंट होगा, और आपके एथिक्स के लिए भी काम आएगा। और यदि हम बात करें ऐसे में भी आप कहीं पे भी कोर्स कर सकते हैं, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। सो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नए संविधान की ओर, ठीक है। अभी अफ्रीका में ही पढ़ रहे हैं, अभी अफ्रीका इतने संघर्षों के बाद अभी नए संविधान की ओर बढ़ेगा, तो उसको हम अब कल डिटेल से समझेंगे क्या कैसे है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।